एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एज यू ऑल नो दैट 2 मई को आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सिर्फ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही करवाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि अब हम कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, मेथड्स क्या है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंशियल प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। एक्सप्लेन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कैपिटल बजटिंग एक क्रूशियल फाइनेंशियल प्रोसेस है जो बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। ये कंपनीज को डिसाइड करने में मदद करता है कि क्यों उन्हें बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि न्यू मशीन खरीदना, न्यू ब्रांचेस ओपन करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व करता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं इसके। इसीलिए केयरफुली प्लानिंग जरूरी होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। ये प्रोसेस है जिसमें फंड्स को अलग अलग प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट में एलोकेट किया जाता है जो लॉन्ग पीरियड, जनरली 1 साल से ज़्यादा तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करते हैं जैसे कि न्यू इक्विपमेंट खरीदना, ऑपरेशंस एक्सपैंड करना, न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करना और दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करना। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। अकॉर्डिंग टू जीसी फिलिपटॉस के अकॉर्डिंग कैपिटल बजटिंग का कंसर्न लॉन्ग टर्म एसेट्स में फंड एलोकेट करने से है जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपिटल बजटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये करंट फंड का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बेनिफिट के लिए करता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। अब देखते हैं कैपिटल बजटिंग एज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटले और उनकी फाइनेंसिंग। इसमें इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म फंड रेज करना, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट हो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला स्टेप है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू मशीनरी परचेज करना, प्रोडक्शन एक्सपैंड करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना। बिजनेस को इंश्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। सेकेंड इज इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होने के बाद हर प्रपोजल इवेल्युएट किया जाता है। फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं जैसे कि कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, रिस्क इन्वॉल्व और प्रपोजल को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के बेसिस पर रैंक किया जाता है। Next, third point is estimation of cash flows. Business future cash inflows or outflows estimate करता है, which includes initial investment cost, operating cost, expected revenues या फिर savings. Accurate estimation बहुत important होता है profitability decide करने के लिए। Next point is selection of the best investment option. डिफरेंट प्रपोजल इवेल्युएट करने के बाद बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है बाय यूजिंग द टेक्निक्स, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे एनपीवी भी बोला जाता है।
सेकेंड इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे इन शॉर्ट IRR कहते हैं। नेक्स्ट पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। हाईएस्ट फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज फाइनल अप्रूवल एंड फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद फाइनेंसिंग डिसाइड की जाती है। फंडिंग सोर्सेज जैसे कि इंटरनल फंड लेना है, बैंक से लोन लेना है, बॉन्ड्स या इक्विटी शेयर से, गवर्नमेंट ग्रांट से। डिसीजन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, रिस्क पर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, इम्पैक्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंस मिलने के बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, विच इंक्लूड्स एसेट परचेज, एम्प्लॉयमेंट हायर करना, एग्जीक्यूशन मैनेज करना और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है ताकि प्रोजेक्ट टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट हो। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज परफॉर्मेंस रिव्यू एंड पोस्ट ऑडिट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद परफॉर्मेंस चेक की जाती है। पोस्ट ऑडिट किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपेयर करने के लिए। अगर डिफरेंसेस हो तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यूजफुल है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अनसर्टिनिटी एंड रिस्क। फ्यूचर एस्टीमेट पर डिपेंड करता है जो अनसर्टेन होता है। फैक्टर इंक्लूड जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस, इन्फ्लेशन, मार्केट डिमांड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कि रिसेशन एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। सेकेंड लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग इज डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करना डिफिकल्ट होता है। गलत एस्टिमेशन से लॉस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रोसेस में बहुत स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इवेल्युएशन, रिस्क एनालिसिस, अप्रूवल, इसीलिए टाइम और एफर्ट ज्यादा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लार्ज फंड चाहिए होते हैं। रिस्क भी इंक्लूड होता है, जैसे कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम और डेट इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। फोकस सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर पर होता है, इग्नोर करते हैं जैसे कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को, ब्रांड वैल्यू को और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो चेंज करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल जैसे कि फैक्ट्री बनाना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स अपनी पसंद के प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के लिए डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इन्फ्लेशन एंड मार्केट चेंजेस। इन्फ्लेशन फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू रिड्यूस करता है और कंपटीशन और टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नॉन सुटेबिलिटी फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूजफुल है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। नाउ we will discuss the methods of capital budgeting. Capital budgeting is divided into traditional method and modern method. Traditional method में basically payback period और accounting rate of return आते हैं, whereas in modern method उसमें तीन method include होते हैं। सबसे पहले NPV, second profitability index and third is IRR. Now अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले डिस्कस करते हैं पे बैक पीरियड। ये वो टाइम होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। इसका फॉर्मूला है पे बैक पीरियड इक्वल्स टू कैश आउटले डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले है कैलकुलेट द एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर द टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद टोटल कैश आउटफ्लो और कॉस्ट ऑफ एसेट को। देन यूज द फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन रीड करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कैसे पे बैक पीरियड निकलता है। द क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 lakh and yield an annual inflow of 20,000 for 8 years. Calculate the payback period. As we all know that payback period का formula क्या है? Cash outlay divide by annual cash inflow. Cash outlay कितना है? Total cost 1 lakh और annual cash inflow कितना है?
20,000. So 1 lakh divided by 20,000. So payback period is 5 years. तो कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन का पूरा? वी कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मेरिट्स क्या है इसके। ये सिंपल और इजी होता है, लिक्विडिटी फोकस करता है और टाइम और लेबर कम लगता है। डीमेरिट्स क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है, पेबैक के बाद के कैश फ्लोज को इग्नोर करता है। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड इन ट्रेडिशनल मेथड इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एवरेज प्रॉफिट 20,000 है और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख। देन व्हाट विल बी ARR? ARR इक्वल्स टू 20,000 जो कि है एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, एवरेज इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो ARR इज 20%। इसके मेरिट्स क्या है? ए इजी टू कैलकुलेट होता है, यूजेस अकाउंटिंग डाटा, और डीमेरिट्स हैं जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है, इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लोज। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द प्रपोजल। दिस मेथड टेक्स इनटू द कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। NPV is difference between the net present value of the cash inflows and the present value of the cash outflows over a period of time. Net present value time value of money consider करता है। इसका फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू A1 डिवाइड बाई 1 प्लस R प्लस A2 डिवाइड बाई 1 प्लस R स्केयर प्लस A3 1 प्लस R, एंड आगे इसी तरह चलता जाएगा जितनी वैल्यूज होंगी। एट द एंड AN divided by 1 plus R to nth term. Here A1, A2, A3, AN future net cash inflows हैं। R क्या है? Rate of interest है। 2, 3 N वो क्या? Number of years है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ईयर गिवन है 1, 2, 3, कैश इनफ्लोज गिवन है 40,000, 50,000, 30,000। डिस्काउंट फैक्टर टेबल 10%। मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में भी सिखाया था कि हम डिस्काउंट फैक्टर टेबल कैसे निकालते हैं अगर हमें गिवन ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 10 डिस्काउंट फैक्टर टेबल पूछा है तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। हमारे पास इसको कैलकुलेट करके 1.1 आएगा। देन 1 को डिवाइड करेंगे 1.1 के साथ, हमारे पास 0.909 आएगा। देन उसके बाद हम इक्वल टू का साइन दबाते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करेंगे, हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे। वो क्या है? हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज की है, हमारे पास सपोज किए कि 1 लाख है, तो हम 1 लाख माइनस कर देंगे उसमें से। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू 190। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं? ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फोकस करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर, और यूज करता है डिस्काउंट फैक्टर टेबल। डीमेरिट्स क्या हैं? कम्प्लेक्स है थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए, डिपेंड करता है अक्यूरेसी पर, और एस्टिमेट करता है डिस्काउंट रेट्स को। ठीक है, और सेकंड मेथड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। Profitability index is the ratio of the present value of the future cash inflows to the initial investment. It helps in ranking and selecting the project when the resources are limited. Formula क्या है इसका? Profitability index equals to present value of cash inflows divided by initial investment. अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है 1 से तो एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को। अगर प्रेजेंट वैल्यू कम है 1 से, रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट को। अगर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट।
Now we will understand this thing by taking an example. A company is considering a project with initial investment of 1 lakh, expected cash inflow for the 3 years 40,000, 50,000 and 30,000. Discount rate 10%. Year हमारे पास given है 1, 2, 3. Cash inflows हैं 40,000, 50,000 और 30,000. Discount factor table 10. डिस्काउंट फैक्टर टेबल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कैसे आएगी? कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू के साथ, फिर हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सिंस पी आई equals to 1.0019 which is greater than 1, the project is profitable, so हम accept करेंगे project को because it is greater than 1. Next, last type of method is IRR, internal rate of return. The internal rate of return is a method of modern technique of capital budgeting that take into accounting the time value of money. It also known as time adjusted rate of return. IRR को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके डिसीजन रूल क्या है? अगर प्रोजेक्ट ऑफ एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR is more than required rate of return. अगर IRR लेस है required rate of return से तो हम रिजेक्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। Suppose by taking an example, if IRR of a project is 14% and the required rate of return is 10%, decision क्या होगा? Accept करेंगे because IRR is greater than required rate of return. अब merits देखते हैं। It consider time value of money, provide rate of return. Demerits क्या है? Difficult to calculate or may give multiple IRR in non-conventional cash flows. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग चैप्टर। आई होप आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ईच एंड एवरी सिंगल थिंग समझ आ गया होगा। इसमें हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ा, उसका प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस करने के बाद कुछ लिमिटेशंस देखें, मेथड्स देखें। कैपिटल बजटिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से ही आपको पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।